पिछले साल शरद ऋतु में एक दिन मैं अपने दोस्त मिस्टर शर्लॉक होम्स से मिलने गया था और पाया कि वह एक बेहद भारी भरकम, लाल चेहरे, लाल बाल वाले बुजुर्ग सज्जन से बातचीत में मशगूल था। आने के लिए माफी मांगते हुए मैं जाने ही वाला था कि होम्स ने मुझे कमरे में खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। तुम इससे बेहतर समय नहीं आ सकते थे वॉटसन, उसने प्यार से कहा। मैंने सोचा कि तुम व्यस्त हो। वह मैं हूँ, बहुत ज्यादा। फिर मैं दूसरे कमरे में इंतजार करता हूँ। बिल्कुल नहीं। यह सज्जन मिस्टर विल्सन कई सफल केसों में मेरे पार्टनर और मददगार रहे हैं और मुझे कोई शक नहीं है कि तुम्हारे केस में भी यह मेरी बहुत मदद करेगा। मोटा सज्जन कुर्सी से आधा उठ खड़ा हुआ और झुककर अभिवादन किया। उसकी छोटी आंखों में, जिनके इर्द गिर्द मोटापे की परत थी, एक सवालिया भाव था। इस कुर्सी पर बैठ जाओ, आराम कुर्सी पर पसरते हुए अपनी अंगुलियों के पोरों को जोड़ते हुए होम्स ने कहा, जैसा वह तब किया करता था जब वह पेशे से जुड़ी बात कर रहा होता था। मैं जानता हूँ डियर वॉटसन कि तुमको भी मेरी तरह रोजाना की जिंदगी से परे हटकर घटने वाली घटनाएं अच्छी लगती हैं। तुमने ऐसी बातों के प्रति अपनी रुचि तब दिखाई थी जब तुमने उत्साह से मेरे सारे कारनामों को खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखा था। तुम्हारे केस मुझे वाकई बड़े दिलचस्प लगते हैं, मैंने कहा। तुम्हें याद होगा कि मैंने एक बार कहा था मिस मेरी सदरलैंड की छोटी सी समस्या हल करने के पहले कि अजीबोगरीब घटनाओं के लिए हमें जिंदगी में ही झांकना चाहिए, जो कल्पना की किसी भी उड़ान से ज्यादा रोमांचकारी होता है। इस विचार पर मैंने फौरन संदेह प्रकट किया था। तुमने किया था डॉक्टर, पर फिर भी तुम कभी न कभी मेरा नजरिया समझ जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर एक के बाद एक हकीकतें थोपता जाऊंगा जब तक तुम्हें असलियत न दिखाई देने लगे और मैं सही साबित हो न जाऊं। अब आज सुबह मिस्टर जाबेज विल्सन ने यहाँ आने की मेहरबानी की है और एक ऐसा किस्सा सुनाया है जैसा मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना। तुमने मुझे यह कहते सुना है कि सबसे अजीबोगरीब बातों का रिश्ता बड़े अपराधों से नहीं बल्कि छोटे अपराधों से होता है। जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे लिए यह कहना नामुमकिन है कि मौजूदा केस अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, पर इसकी घटनाओं का सिलसिला बड़ा अजीब है, जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। मिस्टर विल्सन, शायद तुम मेहरबानी करके अपनी दास्तान शुरू करोगे। मैं सिर्फ इसलिए यह फरमाइश नहीं कर रहा कि मेरे दोस्त डा वॉटसन ने शुरू की कहानी नहीं सुनी है, पर इस कहानी की विचित्रता की वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे होठों से एक एक बात ध्यान से सुनूं। आमतौर पर किसी भी कहानी की घटनाओं का जरा सा इशारा पाते ही मैं उन हजारों मामलों पर विचार करने लगता हूँ जो इससे मिलते जुलते होते हैं। मौजूदा मामले में मुझे मानना पड़ रहा है कि सारी घटनाएं बेजोड़ हैं। भारी भरकम मुवक्किल ने थोड़े घमंड से सीना ताना और अपने कोट की अंदर वाली जेब से एक गंदा और मुड़ातुड़ा अखबार निकाला। जब वह अपने घुटने पर अखबार फैलाकर विज्ञापनों की जगह नजर दौड़ा रहा था, तब मैंने उस आदमी को अच्छी तरह देखा और अपने दोस्त की तरह कोशिश करने लगा कि उसके कपड़ों या हाव भाव से कुछ सुराग इकट्ठे कर लूं। अपनी कोशिश में मुझे ज्यादा कुछ कामयाबी नहीं मिली। हमारा मेहमान एक आम अंग्रेज व्यापारी लग रहा था, मोटा, घमंडी और ढील मढाल। उसने बहुत ढीली सलेटी रंग के चेक वाली पैंट पहन रखी थी, एक काला फ्रॉक कोट जो ज्यादा साफ नहीं था और आगे से बटन नहीं लगाए गए थे, और एक मटमैला वेस्ट कोट जिस पर भारी पीतल की एल्बर्ट चेन लटकी थी और जिसका चौकोर धातु जेवर की तरह लटका हुआ था। उसके पास पड़ी एक कुर्सी पर एक टॉप हैट और बदरंग कत्थई ओवरकोट पड़ा था जिसकी मखमली कॉलर मुड़ी हुई थी। पूरी तरह से देखने के बावजूद इस आदमी में कुछ भी अलग नहीं था, चमकते हुए लाल सिर और चेहरे पर घोर निराशा और बेसब्री के भावों के अलावा। शर्लॉक होम्स की तेज नजर ने मेरी नजर भांप ली और मेरी सवालिया नजर की ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सिवा इसके कि कभी न कभी इसने शारीरिक मेहनत की है, यह सुंघनी लेता है, यह संतराश है, यह चीन में रह चुका है और हाल में यह बहुत ज्यादा लिखता रहा है। मैं और कुछ नहीं समझ पाया हूँ। मिस्टर जाबेज विल्सन कुर्सी पर बैठा बैठा चौंक गया। उसकी अंगुली अखबार पर टिकी रही, पर उसकी नजर मेरे दोस्त पर टिक गई। यह सब तुम्हें कैसे पता चला मिस्टर होम्स, उसने पूछा। जैसे तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैंने शारीरिक मेहनत की है? यह बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक पानी के जहाज में बढ़ई के तौर पर की थी। तुम्हारे हाथ, माय डियर सर, तुम्हारा दायां हाथ तुम्हारे बाएं हाथ से खासा बड़ा है। तुमने उससे काम किया है और इसकी मांसपेशियां भी ज्यादा पुष्ट हैं। और सुंघनी और संगतराशि, मैं यह बताकर तुम्हारी बुद्धि का मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अपने पेशे से जरा अलग होते हुए तुम आर्क और वम्फपास ब्रेस्टपिन काम में लाते हो। तुम्हारी दाई कलाई 5 इंच तक बिल्कुल चमकीली और दाई आस्तीन कोहनी पर घिसी हुई, जिसे तुम डेस्क पर टिकाते हो। अच्छा, पर चीन? जो मछली तुमने दाई कलाई के ठीक ऊपर गुदवा रखी है, सिर्फ चीन में हो सकती थी। मैंने टैटू के निशानों पर थोड़ा बहुत अध्ययन किया है
और इस विषय पर मेरे लेख भी छपे हैं। मछलियों के स्कल को हल्के गुलाबी रंग में रंगने का काम सिर्फ चीन में होता है। उसके अलावा जब तुम्हारी घड़ी से चीनी सिक्का लटका देखता हूँ तो मामला और भी आसान हो जाता है। मिस्टर जाबेज विल्सन खूब हंसा। पहले मैं सोच रहा था कि तुमने बड़ी होशियारी का काम किया है, पर अब समझ में आया है कि इसमें कुछ खास था ही नहीं। मैं सोचने लगा हूँ, वॉटसन, होम्स ने कहा, समझा कर मैं गलती करता हूँ। तुम्हें मालूम है कि मेरी थोड़ी सी इज्जत जो कुछ भी है दांव पर लग जाएगी अगर मैं इतना सरल बनता हूँ। तो क्या तुम विज्ञापन नहीं ढूंढ पाए, मिस्टर विल्सन? हाँ, अब मुझे मिल गया है। अपनी मोटी लाल अंगुली को विज्ञापन पर घुमाते हुए उसने कहा, यह रहा। सारी शुरुआत यहीं से हुई थी। सर, आप खुद पढ़ें इसे। मैंने उससे अखबार ले लिया और यह पढ़ा, लाल बाल संगठन के लिए लेबनान, पेन, यूएसए के स्वर्गीय एजिकिया हॉपकिंस के वसीयतनामे की वजह से एक जगह खाली हुई है, जिससे संगठन के सदस्य को हफ्ते के 4 पाउंड मिलेंगे और काम भी नाम भर का है। सभी लाल बाल वाले जो शरीर और दिमाग से तंदुरुस्त है और जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है, इसके हकदार है। सोमवार को 11 बजे फ्लीट स्ट्रीट, 7 पोप्स कोर्ट में संगठन के दफ्तर में डंकन रॉस से मिलकर खुद आवेदन करें। इसका क्या मतलब है? यह अद्भुत ऐलान 2 बार पढ़ने के बाद मैं चिल्ला पड़ा। होम्स धीरे से हंसा और अपनी कुर्सी में इधर-उधर खिसका, जैसा कि जोश में होने पर वह हमेशा किया करता था। यह थोड़ा लीक से परे हटकर है न? वह बोला। अब मिस्टर विल्सन, शुरू से सारी कहानी सुनाओ और हमें अपने बारे में, अपनी गृहस्थी के बारे में और इस विज्ञापन का तुम्हारी किस्मत पर क्या असर पड़ा, सब बातें बताओ। डॉक्टर, सबसे पहले अखबार और तारीख नोट कर लो। यह 27 अप्रैल 1890 का मॉर्निंग क्रॉनिकल है, सिर्फ 2 महीने पहले का। बहुत अच्छा। अब मिस्टर विल्सन, यह सब बातें वही हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, मिस्टर शर्लॉक होम्स, जाबेज विल्सन ने माथा पोंछते हुए कहा। शहर के पास कोबर्ग स्क्वायर में मेरा छोटा सा गिरवी का धंधा है। यह बहुत बड़ा नहीं है और पिछले सालों में इससे मेरी खाना पूरी भर हो पाती है। मैं 2 सहायक रखा करता था, पर अब मैं सिर्फ एक ही रखता हूँ और उसकी तनख्वाह देना मेरे लिए कठिन था। पर वह आधी तनख्वाह पर ही काम करने को तैयार था क्योंकि वह काम सीखना चाहता था। इस युवक का क्या नाम है? शर्लॉक होम्स ने पूछा। उसका नाम विंसेंट स्पॉल्डिंग है और वह कोई युवक भी नहीं है। उसकी उम्र का अंदाज लगाना मुश्किल है। मैं इससे ज्यादा होशियार सहायक नहीं चाहता, मिस्टर होम्स। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह जल्दी ही अपने को सुधार लेगा और जितना मैं देता हूँ उससे दुगना कमा लेगा। पर अगर वह संतुष्ट है तो मैं क्यों उसके दिमाग में यह बात डालूं? तुम किस्मत वाले हो कि इतने कम दामों पर तुम्हें सहायक मिल गया। इस जमाने में बहुत से लोग इतने किस्मत वाले होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा सहायक भी इस विज्ञापन की तरह अनूठा है या नहीं। खैर, उसमें भी कुछ कमियां हैं, मिस्टर विल्सन ने कहा। फोटो खींचने का इतना शौक है कि किसी और को नहीं हो सकता। अपने कैमरे से बस फोटो खींचता रहता है, उस समय भी जब उसे अपनी अक्ल बढ़ानी चाहिए, और फिर खरगोश की तरह अपने बिल में दुबक जाता है फोटो डेवलप करने के लिए। यही इसकी मुख्य कमी है, पर वैसे इसका काम अच्छा है। इसमें कोई ऐब नहीं है। वह अब भी तुम्हारे साथ है? हाँ, वह और एक 14 साल की लड़की जो थोड़ा बहुत खाना बनाती है और जगह साफ रखती है। मेरे पास घर में यही है, क्योंकि मैं विधुर हूँ और कभी भी मेरा परिवार नहीं रहा। हम तीनों बहुत चुपचाप रहते हैं सर। हम अपने उधार चुकाकर अपनी गृहस्थी समेटे हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं। जिस बात ने हमें परेशान किया वह यही विज्ञापन था। 8 हफ्तों पहले इसी दिन स्पॉल्डिंग हाथ में यही अखबार लिए हुए ऑफिस आया और बोला, मिस्टर विल्सन, काश मैं लाल बालों वाला होता। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। उसने कहा, यहाँ पर लाल बाल संगठन में एक और जगह खाली हुई है। जिस किसी को यह जगह मिलती है उसकी किस्मत खुल जाती है, और मुझे पता चला है कि खाली जगह आदमियों से ज्यादा है, इसलिए वहाँ के ट्रस्टियों को समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे का क्या करें। अगर मेरे बाल रंग बदल लेते तो मेरे लिए इससे अच्छी जगह दूसरी नहीं हो सकती थी। क्यों, आखिर यह है क्या? मैंने पूछा। देखो मिस्टर होम्स, मैं घर में ही रहने वाला आदमी हूँ और क्योंकि मेरा व्यापार मेरे पास था, मुझे वहाँ तक नहीं जाना पड़ा। इसलिए कई हफ्ते बीत जाते थे जब मैं घर की देहरी पार करता था। इसलिए मुझे पता नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, और कोई खबर मिलती तो मुझे अच्छा लगता था। क्या तुमने कभी भी लाल बाल संगठन के बारे में नहीं सुना? उसने आंखें फाड़ कर पूछा। कभी नहीं। अरे, मुझे ताज्जुब हो रहा है क्योंकि तुम खुद ही इस जगह के लायक हो, और इससे फायदा? मैंने पूछा। ओह, वैसे तो हर साल 200 पाउंड मिलेंगे, पर काम हल्का है और इससे किसी के मौजूदा काम में खलल नहीं पड़ता। अब तुम लोग आसानी से सोच रहे होगे कि इससे मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि कुछ सालों से मेरा धंधा मंदा ही चल रहा था और अतिरिक्त 200 मुझे बड़े काम के होते। इसके बारे में सब कुछ बताओ, मैंने कहा। देखो, विज्ञापन दिखाते हुए वह बोला, यह खुद ही देख सकते हो कि संगठन में एक जगह खाली है और यह रहा पता जहां तुम आवेदन कर सकते हो। जहां तक मैं समझ रहा हूं, यह संगठन अमरीकी लखपति एजिकिया हॉपकिंस ने बनाया था,
जो विचित्र आंतों वाला था। वह खुद लाल बाल वाला था और उसे सभी लाल बाल वालों से सहानुभूति थी। इसलिए जब वह मरा तो पता चला कि उसने अपनी सारी दौलत ट्रस्टी को दे रखी थी, इस हिदायत के साथ कि इस दौलत के आने वाले ब्याज से उन लोगों को खुशी मिले जिनके बाल लाल है। मैंने सुना है कि तनख्वाह अच्छी है और करने के लिए कुछ खास नहीं है। मैंने कहा, आवेदन करने वाले लाखों लाल बाल वाले होंगे, उतने भी नहीं है जितने तुम सोच रहे हो। उसने जवाब दिया, देखो न, यह सिर्फ लंदन वासियों के लिए सीमित है और वह भी अधिक उम्र वालों के लिए। इस अमेरिकन ने जवानी में लंदन में काम शुरू किया था और वह बदले में इस शहर के लिए कुछ करना चाहता था। फिर इसके अलावा मैंने यह भी सुना है कि अगर किसी के बाल हल्के लाल है या गहरे लाल है तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक बाल चटकीले चमकीले लाल ना हो। अब अगर तुम अर्जी भेजना चाहो मिस्टर विल्सन, तुम्हारा काम झटपट हो जाएगा, पर शायद तुम अपने रास्ते से हटकर महज कुछ 100 पाउंड के लिए ऐसा न करना चाहो। अब यह हकीकत है, जैसा तुम लोग देख रहे हो कि मेरे बाल चटक लाल है, इसलिए मुझे लगा कि मेरे चुने जाने की गुंजाइश किसी भी और से ज्यादा है। विंसेंट स्पॉल्डिंग को इसके बारे इतना ज्यादा मालूम था कि मुझे लगा कि वह मददगार साबित होगा, इसलिए मैंने उस दिन दुकान बंद करने का हुक्म दिया और उससे कहा कि मेरे साथ चले। उसे छुट्टी से कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए हमने दुकान बंद की और विज्ञापन में दिए पते की ओर निकल गए। मैं नहीं चाहता कि मैं वैसा नजारा फिर कभी देखूं, मिस्टर होम्स। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लाल बालों वाला हर आदमी विज्ञापन का जवाब देने शहर चला आया था। फ्लीट स्ट्रीट लाल बाल वालों से भरी पड़ी थी और पोप्स कोर्ट एक लाल मैदान सा लग रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पूरे मुल्क में लाल बालों वाले इतने लोग होंगे जितने उस विज्ञापन की वजह से आज ये इकट्ठा थे। वहाँ लाल का हर रंग था, भूरा, पीला, नारंगी, ईंट के रंग आदि। पर जैसा स्पॉल्डिंग ने कहा था, मेरा जैसा आंख के रंग का चटक लाल बहुत कम लोगों के पास था। जब मैंने देखा कि कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं हताश होकर हार मान बैठता, पर स्पॉल्डिंग ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने कैसे किया मैं नहीं जानता, पर वह धक्के देता, मुझे खींचता, इधर उधर से घुसता हुआ भीड़ पार कराता ले आया उस ऑफिस की सीढ़ियों तक। सीढ़ियों पर दोहरा रेला था, कोई उम्मीद बांधे ऊपर जा रहा था, कोई निराश होकर नीचे आ रहा था, पर हम भी डटे रहे और जल्दी ही हमने अपने को ऑफिस में पाया। तुम्हारा अनुभव काफी मनोरंजक रहा है, होम्स ने कहा जब उसका मुवक्किल सुंगनी लेने को रुका। अपनी दिलचस्प कहानी आगे सुनाओ। ऑफिस में ज्यादा कुछ नहीं था, बस लकड़ी की 2 कुर्सियां और ताश के लिए एक मेज, जिसके पीछे एक छोटा सा आदमी बैठा था जिसके बाल मुझसे ज्यादा लाल थे। उसने हर प्रत्याशी से कुछ कुछ कहा और फिर वह हरेक में कोई न कोई कमी निकाल देता जिससे वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाता। वहाँ नौकरी पाना इतना भी आसान नजर नहीं आ रहा था। फिर भी जब हमारी बारी आई, वह छोटा आदमी मुझ में दिलचस्पी दिखाने लगा और हम जब अंदर गए तो उसने दरवाजा बंद कर लिया जिससे वह हमसे कुछ प्राइवेट बातें कर सके। यह है मिस्टर जाबेज विल्सन, मेरे सहायक ने कहा, और यह संगठन की खाली जगह भरने को तैयार है और यह इसके लिए पूरी तरह लायक भी है। दूसरे ने जवाब दिया, इसमें सारी योग्यताएं हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इतना बढ़िया लाल रंग देखा हो। उसने एक कदम पीछे लिया, अपना सिर एक ओर झुकाया और मेरे बालों को ऐसे देखने लगा कि मुझे शर्म आने लगी। फिर अचानक वह आगे आया, मेरा हाथ झकझोरा और मुझे मेरी सफलता पर गर्मजोशी से बधाई देने लगा। अब हिचकने का मतलब होगा नाइंसाफी, वह बोला। फिर भी तुम, मुझे यकीन है, मुझे यह सावधानी बरतने के लिए माफ कर दोगे। इसके साथ उसने दोनों हाथों से मेरे बाल जोर जोर से खींचे जब तक मैं दर्द से चिल्ला नहीं पड़ा। तुम्हारी आंखों में पानी है, उसने मेरे बाल छोड़ते हुए कहा। मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ वैसा है जैसा होना चाहिए, पर हमें चौकन्ना रहना होता है क्योंकि हम 2 बार विगो से धोखा खा चुके हैं और 1 बार पेंट रंग से। मैं तुम्हें मोची के मोम की इतनी कहानियां सुना सकता हूँ कि तुम्हें आदमी के स्वभाव से नफरत हो जाएगी। वह खिड़की तक गया और खिड़की से पूरे जोर से चिल्लाया कि खाली जगह भर गई है। नीचे से निराशा की लहर गूंज उठी और सब लोग अलग अलग रास्तों से वापस जाने लगे और फिर वहां पर मेरे और मैनेजर के सिवा कोई भी लाल बालों वाला नहीं था। मेरा नाम मिस्टर डंकन रॉस है और मैं खुद भी इस पंफर्ट से पेंशन पाता हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो मिस्टर विल्सन? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? मैंने नहीं में जवाब दिया। उसके चेहरे पर फौरन निराशा छा गई। यह तो बड़ी गंभीर बात है, मुझे यह सुनकर दुख हुआ है। यह पंफर्ट लाल बाल वालों के प्रचार और उसकी देखभाल के लिए है। यह खेद की बात है कि तुम अभी कुनारे हो। इससे मेरा चेहरा लटक गया मिस्टर होम्स, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद अब मुझे यह जगह नहीं मिलेगी। पर कुछ मिनट सोचने के बाद उसने कहा कि कोई बात नहीं, किसी और की बात होती, वह बोला, तो यह बात उसका बेड़ा गर्क कर देती, पर तुम्हारे जैसे बालों वाले आदमी के लिए हमें अपने नियम बदलने होंगे। तुम कब से अपना नया काम संभाल पाओगे? यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा पहले से ही बिजनेस है। ओह, उसकी फिक्र मत करो मिस्टर विल्सन, विंसेंट स्पॉल्डिंग ने कहा, तुम्हारे लिए मैं उसको संभाल दूंगा। काम के लिए किस समय आना होगा? मैंने पूछा। 10 से 2। अब मेरा धंधा ज्यादातर शाम को तेजी पकड़ता है,
मिस्टर होम्स, खासकर गुरुवार और शुक्रवार की शाम को, जो तनख्वाह बंटने के बिल्कुल पहले के दिन होते हैं, इसलिए सुबह के वक्त मैं कुछ कमा सकूं तो अच्छा है। उसके अलावा मैं कुछ जानता था कि मेरा सहायक अच्छा आदमी है और वह सारा धंधा संभाल लेगा। यह मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, मैंने कहा। और तनख्वाह 4 पाउंड हर हफ्ते है और काम नाम का है। नाम भर का है से तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब तुम्हें ऑफिस में ही या कम से कम इस बिल्डिंग में ही सारे समय रहना होगा। अगर तुम बिल्डिंग के बाहर जाते हो तो तुम हमेशा के लिए अपनी नौकरी खो दोगे। वसीयत में यह बात बड़े साफ शब्दों में लिखी हुई है। अगर तुम अपने ऑफिस से हिले भी तो तुम शर्त तोड़ते हो। सिर्फ 4 घंटे हर रोज की बात है और मैं यहाँ से जाने की सोचूंगा भी नहीं, मैंने कहा। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, मिस्टर डंकन रॉस ने कहा। न बीमारी, न बिजनेस, न कुछ और, या तो वहीं रहो या अपनी नौकरी छोड़ बैठो। और काम क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की नकल उतारनी है। उसका पहला संस्करण प्रेस में है। तुमको अपनी स्याही, कलम और सोखने का कागज लाना होगा और हम तुमको मेज और कुर्सी दे देंगे। क्या तुम कल आने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। फिर गुड बाय मिस्टर जाबेज विल्सन, और एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण ओहदे के लिए बधाई जो तुमको मिला है। वह झुककर अभिवादन करता हुआ बाहर निकला और मैं अपने सहायक के साथ घर चला गया और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहूँ या क्या करूँ। मुझे अपनी अच्छी किस्मत पर इतनी खुशी हो रही थी। मैंने इस मसले पर दिन भर सोचा और शाम तक फिर से दिल भारी हो गया, क्योंकि मैंने अपने दिल में सोचा कि यह पूरा मसला कोई बहुत बड़ी धोखाधड़ी का है। हालांकि इसका क्या मकसद है, मैं समझ नहीं पा रहा था। यह समझ के बिल्कुल परे था कि कोई भी ऐसी वसीयत बना सकता है या कोई भी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की नकल लिखने जैसे आसान काम के लिए इतनी पगार दे सकता है। विंसेंट स्पॉल्डिंग ने मुझे खुश करने के लिए बड़ी कोशिश की, पर रात होते होते मैंने अपने को समझा लिया था कि इस चक्कर में न पड़ूं। पर फिर भी सुबह मैंने फैसला किया कि चलकर देखा जाए क्या माजरा है। इसलिए मैंने एक स्याही की बोतल खरीदी और पंख वाले कलम और कागज के साथ पन्ने लेकर पोप्स कोर्ट की ओर चल पड़ा। मुझे देखकर हैरत और खुशी हुई कि वहाँ पर सब कुछ ठीक था। मेरे लिए मेज लगा दी गई थी और मिस्टर डंकन रॉस वहाँ पर यह देखने के लिए हाजिर था कि मैं ठीक से काम पर जुट जाऊं। उसने मुझे अक्षर से शुरू करवाया और फिर चला गया, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद वहाँ आकर देख जाता कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। 2 बजे उसने मुझे गुड बाय कहा, मेरी तारीफ की कि मैंने इतना सारा लिख डाला था और फिर मेरे पीछे से ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। यह सिलसिला दिन पर दिन चला मिस्टर होम्स। शनिवार को मैनेजर आया और हफ्ते भर के काम के लिए मुझे 4 सोने के सिक्के दिए। ऐसा ही अगले हफ्ते हुआ और फिर अगले हफ्ते भी हर सुबह 10 बजे मैं वहां होता और दोपहर 2 बजे वहां से चला जाता। धीरे धीरे मिस्टर डंकन रॉस वहां दिन में सिर्फ एक बार आने लगा और फिर कुछ समय बाद उसने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर भी मैं एक पल के लिए भी कमरे से बाहर नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि वह कब आ जाएगा, और कमरा इतना बढ़िया था और मुझे इतना मजा आता था कि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। 8 हफ्ते ऐसे ही बीत गए और मैंने एबट, आर्चरी, आर्मर और आर्किटेक्चर के बारे में लिख लिया था और सोच रहा था कि थोड़ी सी मेहनत और लगन से मैं जल्दी ही बी अक्षर पर उतर आऊंगा। मुझे कागज काफी महंगा पड़ रहा था और अपने लेखन से मैंने एक पूरा शेल्फ लगभग भर दिया था और फिर अचानक यह सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? हाँ सर। और आज सुबह ही मैं 10 बजे हमेशा की तरह काम पर गया और दरवाजा बंद था और ताला लगा था और कील से एक गत्ता दरवाजे पर टंगा था। यह रहा और तुम खुद पढ़ लो। उसने सफेद गत्ते का एक टुकड़ा उठाया जो कापी के पन्ने के बराबर था। वह इस प्रकार था, लाल बाल संगठन भंग कर दिया गया है। अक्टूबर 9, 1890। शर्लॉक होम्स। और मैंने यह घोषणा पढ़ी और उसके पीछे छिपा घबराया हुआ चेहरा, फिर इस पूरे मसले का हंसीदार पहलू बाकी सब बातों पर हावी हो गया और हम दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। मुझे इसमें हंसने की बात कोई नहीं दिखाई दे रही है। अपने लाल बालों की जड़ों तक लाल होता हमारा मुवक्किल बोला, अगर तुम हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते तो मैं कहीं और जा सकता हूँ। नहीं नहीं, होम्स ने उसे वापस कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, जिस पर से वह आधा उठ चुका था। तुम्हारा केस मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता। यह बहुत ही असाधारण है, पर इसमें मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा मजाक तो है ही। अच्छा, तुमने दरवाजे पर यह कार्ड मिलने पर क्या कदम उठाए? मुझे झटका लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने आसपास के दफ्तरों में पता किया कि किसी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। आखिर में मैं मकान मालिक के पास गया जो नीचे रहता था और अकाउंटेंट था, और मैंने उससे पूछा कि क्या वह बता सकता है कि लाल बाल संगठन का क्या हुआ। उसने कहा कि उसने ऐसी किसी संस्था के बारे में नहीं सुना था। फिर मैंने उससे पूछा कि मिस्टर डंकन रॉस कौन है। उसने कहा कि उसके लिए यह नाम नया है। अच्छा, मैंने कहा, नंबर 4 वाले सज्जन? कौन, लाल बालों वाला? ओह, वह बोला, उसका नाम विलियम मॉरिस था। वह पेशे से कानूनी सलाहकार था और कुछ वक्त के लिए मेरे कमरे का इस्तेमाल कर रहा था, जब तक उसकी जगह तैयार न हो जाए। वह कल चला गया। मुझे वह कहाँ मिलेगा?
अपने नए ऑफिस में उसने मुझे पता बताया तो था। अरे हाँ, 17 किंग एडवर्ड स्ट्रीट, सेंट पॉल के पास। मैं चल पड़ा मिस्टर होम्स, पर जब मैं उस पते पर पहुंचा तो वहां नकली घुटने बनाने का कारखाना था और वहां पर किसी ने भी न मिस्टर विलियम मॉरिस न मिस्टर डंकन रॉस ही का नाम सुना था। और फिर तुमने क्या किया? होम्स ने पूछा। मैं सक्से कोबर्ग स्क्वायर वाले अपने घर गया और अपने सहायक से राय ली, पर वह किसी तरह मेरी मदद नहीं कर सका। वह सिर्फ इतना कह सका कि अगर मैं थोड़ा इंतजार करूं तो शायद डाक से मुझे कोई खबर मिले, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर होम्स, मैं इतनी बढ़िया नौकरी बगैर लड़े हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए क्योंकि मैंने सुना था कि तुम गरीबों को भी राय देते हो, मैं सीधे तुम्हारे पास चला आया। और तुमने बड़ी अक्लमंदी की, होम्स ने कहा। तुम्हारा केस बड़ा अनोखा है और मुझे इसमें खोजबीन करने में खुशी होगी। जो कुछ तुमने मुझे बताया है, मुझे लगता है कि इसमें काफी गंभीर मसले भी अटके हुए हैं जो पहले नजर नहीं आए थे। काफी गंभीर, मिस्टर जाबेज विल्सन ने कहा। मैं हफ्ते में 4 पाउंड खो चुका हूँ। जहाँ तक तुम्हारा निजी मसला है, होम्स ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस अजूबी संस्था से तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि तुमको करीब 30 पाउंड का फायदा ही हुआ है और ऊपर से अक्षर के हर विषय पर जानकारी भी हासिल की है। तुमने उनके कारण कुछ भी नहीं खोया है। नहीं सर, पर मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। वे लोग कौन है और मेरे साथ यह नाटक खेलने के पीछे उनका क्या मकसद था? अगर यह नाटक ही था तो उसके लिए यह मजाक काफी महंगा था, क्योंकि उनको इससे 32 पाउंड का नुकसान हुआ है। हम ये सारी बातें तुम्हारे लिए साफ करने की कोशिश करेंगे। पहले 1 या 2 सवाल मिस्टर विल्सन। यह जो तुम्हारा सहायक है, जिसने सबसे पहले इस विज्ञापन की ओर तुम्हारा ध्यान खींचा था, वह कितने वक्त तुम्हारे साथ रहा? करीब महीना भर। वह कैसे आया था? एक विज्ञापन के जवाब में। क्या एक वही आवेदक था? नहीं, मेरे पास दर्जन भर अर्जियां थी। तुमने उसी को क्यों चुना? क्योंकि वह आसानी से मिल रहा था और तनख्वाह भी कम मांग रहा था, बल्कि आधी तनख्वाह ही। हाँ, कैसा है यह विंसेंट स्पॉल्डिंग? छोटा, गठा हुआ शरीर, बड़ा फुर्तीला, चेहरे पर कोई बाल नहीं, हालांकि वह 30 के आसपास है। उसके माथे पर तेजाब का सफेद निशान है। होम्स काफी उत्तेजित सा अपनी कुर्सी पर चौकस होकर बैठ गया। मैंने भी यही सोचा था, वह बोला। क्या तुमने कभी गौर किया है कि उसके कान छिदे हुए हैं? हाँ सर, उसने मुझे बताया कि जब वह छोटा था तो एक जिप्सी ने उसके कान छेदे थे। होम्स ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। क्या वह अब भी तुम्हारे साथ है? हाँ सर, मैं उसे अभी अभी छोड़कर आया हूँ। और तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारा काम ठीक से देखा भाला गया? मुझे कोई शिकायत नहीं है सर। सुबह के वक्त वैसे भी करने के लिए कुछ खास नहीं होता। इतना काफी है मिस्टर विल्सन, 1 या 2 दिनों में मैं तुमको इसके बारे में अपनी राय दूंगा। आज शनिवार है और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। खैर वॉटसन, होम्स ने कहा जब हमारा मेहमान जा चुका था, तुम्हें इस सब से क्या समझ में आता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने साफ जवाब दिया। यह सारा मामला बड़ा रहस्यमय है। कायदे से, होम्स ने कहा, जो सबसे ज्यादा अजीब लगता है वह सबसे कम रहस्यमय होता है। जो आम अपराध होते हैं वही सबसे ज्यादा पेचीदे होते हैं। जैसे कोई आम चेहरा हो तो उसे पहचानना सबसे कठिन होता है, पर मुझे इस मामले में जल्दी करनी होगी। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? मैंने पूछा। धूम्रपान, उसने जवाब दिया। यह समस्या 3 पाइप पीने में ही सुलझ जाएगी और मैं तुमसे इतनी कृपा चाहता हूँ कि अगले 50 मिनटों तक मुझसे बात मत करना। वह आराम से पैर मोड़कर कुर्सी पर बैठ गया। उसके पतले घुटने उसकी बाज जैसी नाक तक मुड़े हुए थे। वह आंखें बंद किए बैठा रहा और उसका काला मिट्टी का पाइप उसके मुंह में से चिड़िया की चोंच की तरह निकला हुआ था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वह सो चुका है और मैं खुद भी झपकी ले रहा था कि अचानक वह कुर्सी से उछल पड़ा, ऐसे इंसान की तरह जिसने कोई फैसला कर लिया है। उसने पाइप मैंटलपीस पर रख दिया। आज दोपहर सेंट जेम्स हॉल में सारा सिटी का प्रोग्राम है, उसने टिप्पणी की। तुम क्या सोचते हो वॉटसन? क्या तुम्हारे मरीज तुम्हें कुछ घंटों की छुट्टी देंगे? आज मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरी प्रैक्टिस मुझे ज्यादा व्यस्त नहीं रखती। तो फिर अपना हैट पहनो और आओ। पहले मैं सिटी जा रहा हूँ और हम लंच रास्ते में ही कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम में बहुत सारा जर्मन संगीत है, जो मुझे इटालियन या फ्रेंच संगीत से ज्यादा अच्छा लगता है। वह दिल तक छू जाता है और मैं आज सोचना चाहता हूँ। चलो आओ। हम अंडरग्राउंड से आल्डर्सगेट तक गए और थोड़ा सा चलने पर हम सक्से कोबर्ग स्क्वायर पहुँच गए, जहाँ पर यह अजीब कहानी घटी थी जो हमने सुबह सुनी थी। वह एक अंधेरी छोटी सी जगह थी जहाँ घुटन भरे ईंटों के 2 मंजिला मकानों की 4 कतारें थी, जहाँ बेतरतीब उगी घास का लॉन और मुरझाई हुई कुछ झाड़ियों के झुरमुट उस धुआं भरे और बेकार माहौल से लड़ रहे थे। कोने से एक मकान में सफेद अक्षरों में एक कत्थई रंग के बोर्ड पर लिखा था जाबेज विल्सन, जो दिखा रहा था कि यहीं से हमारा लाल बालों वाला मुवक्किल धंधा करता था। शर्लॉक होम्स एक और सिर झुकाए उसके सामने रुका और ध्यान से देखने लगा।
उसकी आंखें चमक रही थी, पलकें बोझिल थी। फिर वह धीरे धीरे सड़क के उस छोर तक गया और फिर से कोने वाले घर की ओर बाकी घरों को गौर से देखता हुआ अंत में वह कोने वाले घर पर वापस आया और पगडंडी पर जोर जोर से डंडा खटकाता हुआ वह दरवाजे पर गया और खटखटाया। एक चिकने चेहरे वाले युवक ने फौरन दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। थैंक यू, होम्स ने कहा, मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ से स्ट्रैंड तक कैसे पहुँच सकता हूँ। तीसरे मोड़ से दाएं, चौथे मोड़ से बाएं, दरवाजा बंद करते हुए उसने जल्दी से जवाब दिया। स्मार्ट लड़का है, होम्स ने राय दी। मेरी समझ में यह लंदन का चौथा स्मार्ट लड़का है, बल्कि तीसरा भी हो सकता है। इसके बारे में मुझे पहले भी थोड़ी बहुत जानकारी थी। जाहिर, मैंने कहा, मिस्टर विल्सन के सहायक का लाल बाल संगठन के रहस्य में काफी बड़ा हाथ है। मुझे पक्का पता है कि तुमने रास्ता इसलिए पूछा ताकि तुम उसे देख सको, उसको नहीं। उसकी पैंट के घुटनों को रोक। और तुमने क्या देखा जो मैं देखना चाहता था? तुमने पगडंडी पर डंडा क्यों खटकाया? माय डियर डॉक्टर, यह वक्त गौर करने का है, बात करने का नहीं। हम दुश्मन के देश में जासूस हैं। हम सक्से कोबर्ग स्क्वायर के बारे में कुछ कुछ जान रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से इलाके हैं। सक्से कोबर्ग स्क्वायर के छोर से मुड़ने पर हमने अपने को जिस सड़क पर पाया वह इस जगह से ठीक वैसी ही भिन्न थी जैसे किसी चित्र का आगे का हिस्सा पिछले हिस्से से भिन्न होता है। यही वह मुख्य सड़क है जो शहर के यातायात को उत्तर और पश्चिम से जोड़ता है। सड़क पर जाम लगा था क्योंकि तमाम लोग आ जा रहे थे, जबकि पगडंडियों पर पैदल चलने वालों के पैरों के काले निशान लगे हुए थे। यहाँ की चमचमाती दुकानों और आलीशान इमारतों को देखकर यह अंदाज लगाना भी मुश्किल था कि ये उस फीकी और बेजान जगह का दूसरा पहलू है जहाँ से हम अभी अभी आए थे। मुझे देखने दो, होम्स ने एक कोने में खड़े होकर इस पंक्ति को देखकर कहा। मैं यहाँ के घरों का क्रम याद रखना चाहता हूँ। यह मेरा शौक है कि मुझे लंदन की एक एक चीज की जानकारी रहे। यहाँ तंबाकू वाला मोर्टिमर है, छोटी सी अखबार की दुकान, शाकाहारी रेस्तरां और मैकफार्लेन का गाड़ी बनाने का डिपो। अब हम दूसरे ब्लॉक में आ गए हैं। और अब डॉक्टर, हमने अपना काम कर लिया है, इसलिए वक्त आ गया है कि हम दिल बहलाने का इंतजाम करें। एक सैंडविच और एक कप कॉफी और फिर वायलिन की दुनिया में चलते हैं, जहाँ सिर्फ मिठास और नजाकत है और जहाँ हमें अपनी परेशानी में उलझाने वाले लाल बालों वाले लोग नहीं होंगे। मेरा दोस्त संगीत का रसिया था और खुद बहुत ही अव्वल दर्जे का संगीतज्ञ था। सारी दोपहर वह खुश होकर संगीत सुनता रहा, अपनी लंबी पतली अंगुलियों से संगीत की लय पर थाप देता हुआ, और उसका शांत मुस्कुराता चेहरा उस चालाक जासूस होम्स से बिल्कुल उल्टा था। उसके मूड के हिचकोले कभी उसे सुस्त बना रहे थे, कभी बहुत चुस्त। जहाँ तक मैं उसे जानता था, जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठा कई कई दिन गुजारता हुआ सोचता और लिखता रहता, उस वक्त वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता था। फिर किसी रहस्य के पीछे भागने की भूख उस पर हावी हो जाती और उसकी तर्क शक्ति मानो उसकी आत्मा की आवाज बन जाती, और फिर जो लोग उसको नहीं जानते वे उसको वह शख्स समझने लगते थे जिसका ज्ञान किसी भी दूसरे आदमी के ज्ञान से ज्यादा था। उस दोपहर जब मैंने उसको सेंट जेम्स हॉल में संगीत में डूबा पाया, तो मुझे लगा कि जिन लोगों की खोज करने की उसने ठानी है, उन लोगों का बुरा वक्त आ गया है। इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर कि तुम घर जाना चाहते हो। हम बाहर निकले तो उसने कहा, हाँ वही ठीक रहेगा, और मुझे कुछ काम है जिसमें मुझे कुछ घंटे लग सकते हैं। यह कोबर्ग स्क्वायर मामला काफी गंभीर है। गंभीर क्यों है? एक संगीन अपराध होने वाला है। यह सोचने के लिए मेरे पास कई कारण हैं कि हम उसे रोक सकते हैं, पर आज शनिवार होने से मामला उलझ गया है। आज रात मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। कितने बजे? 10 बजे ठीक रहेगा। मैं 10 बजे बेकर स्ट्रीट पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और मैं बताए देता हूँ कि वहाँ थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करके अपनी आर्मी वाली रिवॉल्वर जेब में रख लेना। उसने अपना हाथ हिलाया, मुड़ा और तुरंत भीड़ में खो गया। मुझे मालूम है कि मैं अपने पड़ोसियों से कम अक्ल नहीं रखता, पर शर्लॉक होम्स के साथ मुझे हमेशा लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। यहाँ मैंने वही सुना था जो इसने सुना था, वही देखा था जो इसने देखा था, पर फिर भी इसकी बातों से साफ है कि इसने न सिर्फ वह सब देख लिया है जो हुआ है, पर वह सब भी जो होने वाला है, जबकि मेरे लिए पूरा मामला अभी भी उलझा हुआ और पेचीदा है। केंसिंगटन में अपने घर की ओर ड्राइव करते हुए मैंने पूरे मामले पर फिर से विचार किया। एनसाइक्लोपीडिया की नकल उतारने वाले लाल बाल वाले की कहानी से लेकर हमारा सक्से कोबर्ग स्क्वायर तक जाना, और जिन डरावने शब्दों के साथ होम्स और मैं अलग हुए थे, सब बातों पर विचार किया। रात में हम यह कौन सा साहसिक कारनामा करने जा रहे थे, और मैं अपना रिवॉल्वर क्यों साथ में रखूं? हम कहाँ जा रहे थे और हम क्या करने वाले थे? मुझे होम्स से इशारा मिला था कि विल्सन का चिकने चेहरे वाला सहायक बड़ा ही चालाक है, जो कोई भी गहरी चाल चल सकता है। मैंने गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, पर हार मान बैठा और यह सोचकर मामले को एक तरफ खिसका दिया कि शायद रात को कुछ समझ में आ जाएगा।